चलो लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कवर कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग एक बात आपको समझ में आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली बेस्ड था किस पे? इट इज बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी। ठीक, तो हम लोग ये भी सीखे थे इसमें कि कोई भी दो कॉलिजन का एनर्जी को ऐड अप नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी दो कॉलिजन का एनर्जी को ऐड अप नहीं कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं किसी सिस्टम को मूव करने के लिए या मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए अगर आपको इसको अगर 10 जूल एनर्जी देना है, मान लेते हैं एग्जांपल मान लेते हैं कि इसको 10 जूल एनर्जी का नीड है निकलने के लिए, तो आपका जो फोटोन है ना, फोटोन, क्योंकि हमेशा क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन जो है फोटोन कोलाइड करेगा, फोटोन कोलाइड करेगा विथ ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें जूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए हमको 10 जूल का एनर्जी चाहिए तो वो आना चाहिए सिंगल फोटोन से। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि दो फोटोन ले लिए 5 जूल का और बोल रहे हैं कि दोनों फोटोन टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम क्या सीखे हैं कि दो कॉलिजन का एनर्जी को आपको एड अप नहीं करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इसको निकालना है तो फोटोन का एनर्जी कम से कम कितना होना चाहिए, 10 जूल होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। सिंगल फोटोन का एनर्जी, एक सिंगल फोटोन का एनर्जी 10 जूल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हमने सीखे हैं कि किसी भी अगर हमको एनर्जी ट्रांसफर करना है कहीं भी तो एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा सिंगल स्टेप में। मल्टीपल स्टेप का यानी मल्टीपल कॉलिजन का एनर्जी कभी भी एड अप नहीं होता है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना, लास्ट क्लास में टेबल्स पे कुछ स्टडी कर रहे थे, तो टेबल को बस मैं रिकैप करता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और इस फिर टेबल्स को जो मैं रिकैप करूंगा इससे फिर हम लोग कुछ इंटरफेरेंस निकालेंगे, कुछ इन्फरेंस निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान देना, जस्ट मैं फटाफट में ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो हम लोग क्या बात किए थे लास्ट क्लास में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो होता है ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन के कॉलिजन के कारण होता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉलिजन थ्योरी, बता चुके हम लोग। ठीक है, और कॉलिजन क्या होता है बच्चों लोग, इंस्टेंटेनियस होता है। तो कॉलिजन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब सिंपली बोला बोला गया है कि एनर्जी ट्रांसफर के बीच में कोई भी लैग नहीं होगा। ठीक है, यानी कॉलिजन और उसके बीच का जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसके बीच में कोई लैग नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर और कॉलिजन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान ना, नो टू कॉलिजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। नो टू कॉलिजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी दो कॉलिजन कभी एक साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब सिंपल था कि कभी भी हम एनर्जी को ऐड अप नहीं कर सकते हैं, दो डिफरेंट कॉलिजन की एनर्जी को हमको ऐड अप नहीं करना है। ठीक है, यानी उसको ऐड नहीं कर सकते हो, उसका एनर्जी 1/1 ट्रांसफर होता है। मान लेते हैं कि दो अलग अलग कॉलिजन है, एक 5 जूल का है, एक 10 जूल का है, इसको इसका एनर्जी ट्रांसफर 5 और 10 के फॉर्म में होगा। ठीक है, एक बार 5 जाएगा, एक बार 10 जाएगा, इन दो अलग अलग क्वांटा में ट्रांसफर होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के आप 15 मत कर देना, यानी आप 15 कर दोगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी दो इंडिपेंडेंट या मोर देन टू इंडिपेंडेंट कॉलिजन का एनर्जी कभी भी आपको ऐड अप नहीं करना होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज था आपके लिए। अब ध्यान देना, जब भी बात करेंगे इंटेंसिटी का, अगर हम बोलते हैं लाइट का इंटेंसिटी से क्या मतलब है, तो सिंपली याद रखना अभी के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी अगर हम बोलेंगे लाइट का बढ़ा रहे हैं, तो लाइट का इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि लाइट में हम नंबर ऑफ फोटोन के पार्टिकल को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी का सिंपल मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन का पार्टिकल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन को लिंक कर चुके हो, एच न्यू बोल सकते हैं हम, या बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है उसके फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शन होता है और उसके लेमडा के क्या होता है, इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता है। ठीक,
आपको पता है कि आई का मतलब क्या होता है, करंट। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, पर सेकेंड। और करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जी, एमीटर। एमीटर का यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया था, एक वैक्यूम चैम्बर बना दिया गया है। यहाँ पे एक मेटल का प्लेट था, यहाँ पे एक मेटल का प्लेट था आपके पास। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सनलाइट को यानी फोटोन को अटैक करवा रहे हैं, ठीक है, यानी फोटोन कोलाइड कर रहा है। अब इस जो मेटल का प्लेट है इसके पास एटम्स होगा, तो एटम्स के में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये जो फोटोन अटैक करवा रहे हैं उससे क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ मूव करेगा और आपका सर्किट में का पार्ट बन जाएगा। तो सर्किट में कहीं ना कहीं एक करंट फ्लो करेगा, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होगा, यानी इस सिस्टम में करंट का फ्लो इधर की तरफ होगा। इसको हम बोलते हैं, ये करंट चूंकि फोटोन के कारण आ रहा है, ये करंट का ऑरिजिन क्यों हो रहा है, ड्यू टू कॉलिजन बाई फोटोन, इसलिए इसको बोला गया फोटो करंट। क्या बोला गया है, फोटो करंट, इसलिए आप लिखा था आई पी, पी मतलब फोटो करंट, ठीक। अब पॉइंट है यहाँ पे वैक्यूम करना क्यों जरूरी था, तो ध्यान ना, वैक्यूम नहीं करते तो आपके सिस्टम में क्या होता है, O2N2 होता, एयर का पार्टिकल्स होता है। अब एयर का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, एयर का पार्टिकल्स है, ठीक है, एयर का पार्टिकल्स जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या होगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, इसलिए हम लोग वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करते हैं, इसलिए हम लोग वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करते हैं, ठीक। स्मॉल आई, इस पूरे टॉपिक में स्मॉल आई का मतलब करंट होगा, और कैपिटल आई जब हम यूज करते हैं तो कैपिटल आई का मतलब होता है इंटेंसिटी। क्या होता है, इंटेंसिटी। बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, लास्ट क्लास में कुछ टेबल्स हम लोग स्टडी किए थे, तो बोला गया था कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ टेबल्स स्टडी कर रहे हैं। ये जो टेबल्स है यही टेबल आइंस्टीन भी स्टडी किए थे, ठीक है, जो टेबल्स का मैं बात कर रहा हूँ। तो होता है ना कि जब भी कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, तो ये आइंस्टीन आइंस्टीन का ऑब्जर्वेशन था। तो जो ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्व किया था वही ऑब्जर्वेशन हम लोग भी देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग उनकी तरह सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप लैब में जाओगे तो लैब में कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, उस ऑब्जर्वेशन से आपको थ्योरी को निकालना होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसे थ्योरी निकालेंगे, ठीक है, यानी फिर से हम लोग अपना थ्योरी को इसमें ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इस टेबल को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं बस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोला गया जो अपना पास पहला टेबल था, तो फर्स्ट टेबल में क्या बोला गया कि अगर हम फोटोन का फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं फोटो करंट को, तो देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी अगर मान लो कि एक न्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें फोटो करंट जीरो है, न्यू 2 पे फोटो करंट जीरो है, न्यू 3 पे जीरो है, न्यू 4 पे आपका फोटो करंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव आया, ठीक है, कुछ ना कुछ फोटो करंट पॉजिटिव आया, ठीक है। यानी पहली बार फोटो करंट कब ऑब्जर्व हो रहा है, आपका न्यू 4 पे, ठीक। उसके अलावा ध्यान देना, न्यू 5 न्यू 6 जब उसका फर्दर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले गए तो मेरा करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जीरो से पॉजिटिव है और इंक्रीज भी करता चला जा रहा है, ठीक है। ये पहला टेबल आपके पास है। सेकंड टेबल क्या बोला गया कि अगर हम फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं इस जोन में, अगर फ्रिक्वेंसी इस जोन का ले रहे हैं यानी न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 में कहीं भी, यानी मेरा फ्रिक्वेंसी इस इस न्यू 4 से कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, उसमें से कोई फ्रिक्वेंसी लेंगे, यानी कोई भी एक फ्रिक्वेंसी ले लो, और हम चेंज करें इंटेंसिटी को, I1 I2 I3 I4, यानी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है और फ्रिक्वेंसी का वैल्यू न्यू 4 से कम है, और हम उसका इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं। I1 का मतलब मान 2 फोटोन, I2 मतलब 3, मतलब जितना इंटेंसिटी बढ़ा मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बस ये ध्यान देना। तो जितना हम इंटेंसिटी बढ़ाए होते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट ध्यान देना क्योंकि फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, आपको पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच न्यू,
यानी एनर्जी फोटोन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्या? तो अगर हम बोले कि मेरा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है यहाँ पे, देखो जो भी वैल्यू लेंगे कांस्टेंट रहेगा, और वैल्यू क्या होगा? न्यू फोर से कम रहेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी भी क्या होगा? फोटोन का कांस्टेंट होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बट इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है? क्या चेंज कर रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहा है, ना कि उसका एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे आपका नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगा, उसका एनर्जी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यानी सारा फोटोन जो भी हम ले रहे हैं सारा का एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो सेकंड टेबल में ध्यान बोला गया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को न्यू फोर से कम लेंगे और इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल को बढ़ाते जाएंगे, तो भी क्या हो रहा है? करंट का वैल्यू क्या दिख रहा है? हर केस में क्या दिख रहा है? जीरो दिख रहा है। ठीक है, हम इंटेंसिटी कितना बढ़ा दे, करंट का वैल्यू हमको मिल नहीं रहा है, करंट का वैल्यू हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये था अपना सेकंड टेबल, ये आपका था सेकंड टेबल। ठीक, अब ध्यान देना। थर्ड टेबल में क्या बोला गया कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो इस जोन में होगा, यानी न्यू फोर से बड़ा होगा। न्यू फोर से बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, न्यू फाइव, न्यू सिक्स, न्यू सेवन, कुछ या बीच का भी कुछ हो सकता है। मेरा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मेरा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बट उसका जो वैल्यू होगा वो न्यू फोर से बड़ा होगा। तो बोला कि उस केस में अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो क्या होगा? देखा गया है, क्योंकि न्यू फोर से हमारा बड़ा फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं आपका करंट का वैल्यू भी क्या होता है? बढ़ते चला गया। यानी हम इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है? आपका करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, लेकिन बढ़ते 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 पूरा नहीं बढ़ा है। एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? आपका इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी करंट का वैल्यू क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो गया। यानी आई फोर से आई फाइव गए तो भी करंट का वैल्यू आई फोर ही रह गया। आईसी का यानी इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, बट करंट का वैल्यू क्या हो रहा है? वो कांस्टेंट हो गया। यही क्या हो रहा है? करंट अपना एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव कर ले रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी आप करंट के वैल्यू में चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाओ, इसका मतलब क्या होता है? करंट अपना एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव कर चुका है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दे और आपका फ्रीक्वेंसी जो है न्यू फोर से बड़ा हो, तो उस केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, तो देखा गया है कि जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते जाओगे तो सैचुरेशन करंट क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये था अपना कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, अब फटाफट ध्यान देना, कुछ फर्दर पॉइंट को हम लोग ऐड करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं एनर्जी का ना, जब भी बात करते हैं एनर्जी का, तो जब भी बच्चों लोग अट्रैक्शन होगा ना, जब भी अट्रैक्शन होता है, यानी कहीं भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं भी अट्रैक्शन होगा ना, तो उसका एनर्जी पक्का नेगेटिव आएगा। आप उल्टा बोल सकते हो, अगर एनर्जी नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोलोगे? सिस्टम में अट्रैक्शन है। ठीक है, तो अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी नेगेटिव, और उल्टा भी सोच सकते हो, जब भी एनर्जी नेगेटिव होगा मतलब क्या होगा? सिस्टम में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी सिस्टम में अट्रैक्शन होता है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम स्टेबल है, सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, और उस सिस्टम को बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम। वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बाउंडेड सिस्टम, यानी बंधा हुआ सिस्टम है, फ्री नहीं है, अपने अपने विल पे नहीं ये चेंज कर सकता है, ये बंधा हुआ सिस्टम है। मान लो कि अर्थ और सन है, तो अर्थ सन क्या है? बाउंडेड सिस्टम है, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है। एटम में क्या होता है? एटम में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के अबाउट घूम रहा होता है, क्यों? ड्यू टू अट्रैक्शन। इन सारे सिस्टम का जब आप एनर्जी निकालोगे ना तो नेगेटिव आता है। नेगेटिव मतलब ये बता रहा है कि सिस्टम उतने से स्टेबल हो चुका है, सिस्टम उतने से स्टेबल हो चुका है। एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब होता है कि सिस्टम का स्टेबल है। ठीक है, जब भी ध्यान देना, जब भी आपका सिस्टम में कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन, आपके सिस्टम में कोई भी इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, मान लेते हैं, ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्सन होगा, उस केस में एनर्जी अपने आप जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो नो इंट्रैक्शन के केस में क्या होता है? जीरो होता है। और जब भी रिपल्सन होता है ना, जब भी रिपल्सन होगा तो एनर्जी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। तो रिपल्सन का मतलब क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम अनस्टेबल है। सिस्टम क्या है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अपने काम का चीज है अट्रैक्शन वाला केस, ये केस अपने काम का चीज है। तो बोला गया है, ध्यान देना, कि
जो भी बाउंडेड सिस्टम होता है ना, हर बाउंडेड सिस्टम का अपना एक बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो एवरी बाउंडेड सिस्टम हैव इट्स बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एवरी बाउंडेड सिस्टम हैव इट्स बाइंडिंग एनर्जी, हैव इट्स बाइंडिंग एनर्जी। एवरी बाउंडेड सिस्टम हैव इट्स बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एवरी बाउंडेड सिस्टम हैव इट्स बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आएगा? तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम, यानी हम कितना एनर्जी देंगे कि सिस्टम क्या हो, टूट जाए, सिस्टम क्या हो, ब्रेक कर जाए। ब्रेक का मतलब, तो मिनिमम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम का मतलब होता है कि जस्ट हमको ब्रेक करना है। तो इसका मतलब ध्यान देना आपको, इसका मतलब होता है कि आपको जाना है इंटरेक्शन से, अट्रैक्शन से जाना है नो इंटरेक्शन पे, ठीक है। तो आपको पता है कि अट्रैक्शन पॉइंट पे एनर्जी नेगेटिव होता है और नो इंटरेक्शन पॉइंट पे क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सिस्टम को तोड़ना है, मतलब हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो ध्यान देना हमको देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक केस लेके आपको समझा दे रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम का बाउंडेड सिस्टम है कोई, और उसका बाइंडिंग एनर्जी अगर -20 मान लेते हैं, तो हमको इस माइनस से जाना है जीरो पे। तो बाहर से हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा जी? तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही देना पड़ेगा ना, जितना नेगेटिव होगा उतना ही हमको देना पड़ेगा। तो -20 अगर सिस्टम का एनर्जी है, तो हम बाहर से कितना देंगे, +20 देंगे, तो सिस्टम टूट जाएगा। यानी इस बाउंड्री सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि -20 अगर एनर्जी है तो उसको जीरो करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, तो जितना नेगेटिव उतना ही हम बाहर से सप्लाई करेंगे, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हेंस इस सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, जैसे जैसे आप अट्रैक्शन बढ़ाओगे ना, वैसे क्या होता है, आपका एनर्जी जो नेगेटिव में बढ़ेगा, एनर्जी का नेगेटिव मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मान लें कि अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जो एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू है -20 -30 -40 होते जाएगा, यानी इसका मॉड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, आपका सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव होते चला जाएगा। अब जितना नेगेटिव होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव होगा। तो अगर मान लेते हैं कि सिस्टम का एनर्जी -40 है, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा, ठीक है। -30 है तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये ध्यान देना, यानी आपका जितना ज़्यादा सिस्टम अट्रैक्शन होगा, उतना ही उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी उतना ज़्यादा हमको एनर्जी लगेगा उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए उतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, उतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दे, अब देखो, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट हम लोग ऊपर पढ़े थे, जहाँ पे टेबल्स जो हम लोग टेबल ड्रॉ किया हुआ था, उस टेबल का जो हमको ऑब्जर्वेशन को देखना है, वो सारा अब चालू करता हम लोग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है, उस एक एटम का पार्ट होता है, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो ये दोनों मिलकर फॉर्म करता है एक बाउंडेड सिस्टम, एक फॉर्म करेगा बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं दिखाऊंगा फाई से। यहाँ पे एक सिंबल फाई यूज किया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे लोग, सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। हम बोल चुके हैं कि आपका देखो यहाँ पे सिस्टम में क्या प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस में देखो यहाँ पे प्रोटॉन लिखा होगा, देखो आपको दिख रहा होगा ध्यान से। तो यहाँ आपको प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ आपको प्रोटॉन दिख रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि एटम में सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। सेल्स का नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में सेल्स यानी आपका जो ऑर्बिट है उसका नंबर होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, एक फर्स्ट सेल आपका है, ये सेकंड सेल है, और ये थर्ड सेल है। तो आपको गौर करना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपका जो न्यूक्लियस है इन सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एक बाउंडेड सिस्टम बनाएगा, एक बाउंडेड सिस्टम बनाएगा। अब देखो, आपको ध्यान में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होता है, चार्ज होता है, और ये दोनों कैसा चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज है। तो आपको पता है कि अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ध्यान ना,
जिनके बीच का जो फोर्स है ना, फोर्स का जो अगर वैल्यू देखेंगे तो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है ना, Q1 मान लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे Q2 मान लेते हैं, तो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका वैल्यू मैं दिखा देता हूँ। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे ग्रेविटेशन, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे ग्रेविटेशन, तो जस्ट उसी तरह होता है, ध्यान ना। दो चार्ज के बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो K कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, इसका वैल्यू होता है, ठीक। तो कहने के दिख रहा होगा जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रेडियस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना जितना डिस्टेंस छोटा होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये सबसे पास में है, तो जो जितना पास होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर गया और ये और दूर गया। तो अगर हमसे बोला जाए कि तीनों, अगर मान लेते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फाई है, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी को हम बोल रहे हैं, अगर प्लस है, प्लस है मतलब इसका, अगर मान लेते हैं कि इसका इसका एनर्जी माइनस है मान लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी अगर माइनस से होगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, प्लस से होगा। क्या होगा, प्लस से होगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है अगर माइनस से है तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस है, ये हो जाएगा प्लस है, ठीक। ये हो जाएगा आपका प्लस है, ठीक है। अब ध्यान है, अगर अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी को प्लस से बोल रहे हैं तो अगर हम बोलेंगे उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर हमसे बोला जाए कंपेयर करने के लिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो आप देखो ध्यान से, क्योंकि अंदर आने पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगा। अगर एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमको बाहर से भी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो हम फाइव अगर प्लस से होगा तो फाइव वन का वैल्यू एंड फाइव टू का वैल्यू क्या उससे बड़ा होगा। ये आपके बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर है। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा आपका बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगा, सिस्टम का, आपका सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगा, चलो इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। चलो अब यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे टर्म होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक है। ये टर्म होता है वर्क फंक्शन। इसका मतलब क्या था, ध्यान सुनना। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन था, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में सबसे इजीली निकालना किसको पॉसिबल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, मिनिमम है, इसका रिमूवल सबसे आसान होगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को निकालना सबसे क्या होता है, आसान होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ध्यान ना, तो आउटर मोस्ट का बाइंडिंग एनर्जी कितना था, 5 था, तो इसी 5 को बोला गया है। यानी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर एनर्जी माइनस ए है तो अगर हमको, अगर एनर्जी माइनस है इसको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितना देना पड़ेगा। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी। देखो अगर मान लेते हैं कि एनर्जी -10 होगा तो हम इसको एनर्जी देंगे +10 तो निकल जाएगा। अगर तुम +11 भी दोगे तब भी निकल जाएगा, +12 दोगे तब भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको बात करना मिनिमम एनर्जी, एनर्जी को जीरो करने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो +10 देना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम कितना देना पड़ेगा ताकि सिस्टम ब्रेक कर जाए, ताकि सिस्टम ब्रेक कर जाए, यानी उसका एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई बोलेगा कि हम +12 देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, +12 देने से भी सिस्टम टूट जाएगा, क्योंकि -10 अगर एनर्जी अभी है आप उसमें ऐड कर दोगे +12 तो एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब सिस्टम और दूर जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा सिस्टम में, तो ये भी, इससे भी सिस्टम टूटेगा। बट ये मिनिमम पॉसिबल, बट इसको हम बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू जो हमको देना है, ठीक है। तो +12 +13 कुछ भी आप लिख सकते हो, बट इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कितना मिनिमम एनर्जी आप दोगे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसी को बोला गया है, उसी को बोला गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी, या बोला गया है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए हम जो बाइंडिंग एनर्जी निकाले 5, उसी को बोला गया है अनायनेशन एंथैल्पी। आप लोग पढ़े होंगे अनायनेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्लास 10 में। तो अनायनेशन एंथैल्पी किसको बोला गया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, अनायनेशन एंथैल्पी किसको बोला गया बच्चे लोग,
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हटाने में जितना हम एनर्जी देते हैं फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये डेफिनेशन है एनेस्थैल्पी का। तो बेसिकली इतना डीप में हमको नहीं जाना है, आपको बस मैं समझा रहा हूँ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको निकालने में जो एनर्जी लगता है मिनिमम, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ऑफ आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसी को बोला गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसी को बोलते हैं हम लोग अनेस्थैल्पी, और उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये सारा चीज सेम ही चीज है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट सेल इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू अनेस्थैल्पी इक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है। कितना करना अब ध्यान ना, अगर अगर मेरे सिस्टम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर शो कर रहा है, यानी हम मेरे शो करेंगे मतलब क्या है, आपके सर्किट में करंट होना चाहिए। अगर शो करने के बाद का सिंपल मतलब है जो करंट का वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कब होगा जी, तो बोला गया है कि तभी पॉसिबल है जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इजेक्टेड, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरे को दिख रहा है, यानी करंट का वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उस केस में ऐसा करेंगे, ठीक, ठीक है। अब ध्यान देना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे इजीली निकल सकता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है क्योंकि वो सबसे लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है तो उसको निकालना क्या होता है, आसान होता है, ठीक। अब निकलता कैसे है, तो जो फोटोन जो तुम अटैक करवाते हो ना, फोटोन का पार्टिकल्स, जैसे मान ले यहाँ पे इसको हमको निकालना है, इसको तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ये जो फोटोन है ना, फोटोन का जो पार्टिकल्स है ये बहुत सारा आ रहा होगा, तो फोटोन का जो कॉलिजन होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है जो फोटोन है, फोटोन का पार्टिकल जो है अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉलिजन प्रोसेस, ठीक है। अब ध्यान ना, जब बात करते हैं हम कॉलिजन प्रोसेस का, तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि ड्यूरिंग कॉलिजन जो होता है आपका जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ऑकर इन द सिंगल स्टेप। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं कॉलिजन का, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो सिंगल स्टेप में होना चाहिए, सिंगल स्टेप में होना चाहिए। हम लोग दो कॉलिजन के एनर्जी को ऐड अप नहीं कर सकते हैं, तो यू कांट ऐड एनर्जी ऑफ टू और मोर कॉलिजन, ठीक है। तो अगर बोल रहे हैं कि एनर्जी का मेरे को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर सिंगल स्टेप में होगा, दो या दो से ज्यादा कॉलिजन की एनर्जी को हम ऐड अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज मैं शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि हम लोग कभी भी टू डिफरेंट कॉलिजन की एनर्जी को ऐड अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर अगर होना होगा तो सिंगल स्टेप में होगा। अब उसको समझो, उसको कुछ एग्जाम्पल से समझाया गया है, ठीक है। तो एक बड़ा सा यहाँ पे देखोगे एटम का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे तो इस यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल देखो, हर हर सेल का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है। तो आउटर मोस्ट सेल का फाई कितना दिया हुआ है, तो आउटर मोस्ट सेल का फाई दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन को अगर हमको निकालना होगा तो उसको कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा जी, तो उसको देना पड़ेगा कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर का जो जो सिस्टम है उसका फाई लिखा हुआ है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको दिख रहा होगा कितना लिखा हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो उसमें एनर्जी कितना देना पड़ेगा हमको, तो कम से कम 20 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका फाइव को लिख दिया गया है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके अंदर कितना दिया है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे अंदर आ रहा है सिस्टम में आपका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट के लिए 10 लिया हुआ है, तो अब ध्यान ना उसमें अलग अलग केस ले रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं आउटर मोस्ट केस पे, तो गौर करना, अगर मान लेते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन अगर टकराएगा इससे, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, तो नहीं निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि
जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ेगा। तो हम बोल रहे थे आपको कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी जो है कुछ ऐसा हो जाए जिस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका एनर्जी का वैल्यू होगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बोलो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आउटरमोस्ट का फाई कितना है, फाई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कम से कम आपके फोटोन का एनर्जी कितना होना चाहिए था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए था, तभी इलेक्ट्रॉन निकलता, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सेकंड केस में क्या बोला गया कि फोटोन की एनर्जी को हम लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या निकलेगा? तो बोलो नहीं निकलेगा। ठीक है, कि उसे चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर थर्ड केस में लिया गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम 3 फोटोन ले रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम 3 फोटोन लिए, तो क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए था, आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे रहे हो, तो आप बोलोगे सर हम तो 3 फोटोन दे दिए हैं, 3 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिल जाएगा। बट आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि कॉलिजन के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कॉलिजन के थ्रू जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, वो उसमें कभी भी दो कॉलिजन का एनर्जी कभी भी एडअप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मिल के 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं फॉर्म करेगा। ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपका इल्यूजन है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका नहीं फॉर्म करेगा, ये ध्यान देना। यानी ये बोलना गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस केस में 10 का नीड था, आप दे रहे हो 5, तीन फोटोन है, बट एट ए टाइम एनर्जी 5 ही जाएगा। तो एनर्जी अगर 5 जाएगा तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये तीनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस ध्यान, इस इलेक्ट्रॉन को 10 चाहिए था और हम 10 दे दिए, तो जितना चाहिए उतना मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन ध्यान, चूंकि जितना नीड था उतना ही हम दिए हैं, तो 10 नीड था 10 हम दिए, तो एनर्जी क्या होगा, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं तो 10 नीड था 10 हम दिए, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकलेगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अगर रिज्यूम करते हैं कि जो हम एनर्जी देंगे अगर बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा, जितना बाइंडिंग एनर्जी जितना नीड है उससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगा, वो एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो एनर्जी आपके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कितना मांगा गया जी, कितना है, 10 है। तो अगर हम फोटोन का एनर्जी 10 दे दें तो क्या होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी को कंपनसेट कर देगा, और जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो जीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बात करें कि अगर हम आउटरमोस्ट को अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से टकराते हैं और एक ही फोटोन है, ज़्यादा फोटोन नहीं, एक ही फोटोन है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन उसके बाइंडिंग एनर्जी के वैल्यू से ज़्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना था, 10 था, तो बाइंडिंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो उसमें से एक्स्ट्रा 5 कहाँ जाएगा। तो अगर हम एज्यूम कर ले, कि और कहीं भी एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है और किसी फॉर्म में एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो भी हम एनर्जी देंगे वो कहाँ कन्वर्ट होगा, तो हम जो भी एनर्जी देंगे तो कुछ जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी को कंपनसेट करने, बाइंडिंग एनर्जी को कंपनसेट करने में चला जाएगा, और बाकी जो बचा एनर्जी है वो चला जाएगा इससे काइनेटिक एनर्जी में। अब चूंकि यहाँ पे के मैक्स लिखा गया, इसका मतलब ये है कि हमें जूम कर रहे हैं कि बाकी जगह एनर्जी का लॉस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो उसके काइनेटिक एनर्जी में ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम जगह होता है, सारे इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ही ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो बाकी किसी भी जगह में अपने एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस, तो यानी उसका मतलब है उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है के मैक्स। यानी इस के अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से टकराएंगे तो 10 जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन यानी आपके बाइंडिंग एनर्जी को कंपनसेट करने में, और बचा हुआ जो 5 है वो जाएगा इससे काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, वो भी कब, जब इसका हम एज्यूम करेंगे कि बाकी इस जगह में एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, सिमिलर ध्यान ना, अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं तो यहाँ का फाई कितना था, यहाँ का फाई था 20। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत सारा फोटोन टकराएंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा फोटोन का जो एनर्जी है वो 1/1 ट्रांसफर होता है, 1/1 ट्रांसफर होगा, एक साथ ट्रांसफर तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, नो करंट। ठीक है, यहाँ पे दो दो 10 इलेक्ट्रॉन, दो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम फोटोन से टकराते हैं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, वो भी सिंगल स्टेप में। अगर इनर मोस्ट सेल का हम बात कर रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको
एनर्जी चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी सिंगल स्टेप में, तो मल्टीपल स्टेप में आपको एनर्जी को दोगे अलग अलग फॉर्म में, तो वो चीज एडअप नहीं होता है, तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान देना कि अगर हम 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी फोटोन दे रहे हैं तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है, इसका 520 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 25 में से 20 चला जाएगा इसको कंपनसेट करने में, बचा हुआ जो 5 है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि बाकी जगह एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो बचा हुआ जो 5 है वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, वो आ जाएगा आपके काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, ठीक है ना। तो बचा हुआ जो 5 एनर्जी है इस केस में ठीक है, ध्यान रखना। तो पॉइंट ध्यान समझो। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन का कुछ पॉइंट्स को मैं सम अप कर रहा हूँ। तो एसेंशियल कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होना चाहिए, तो पॉइंट बोला गया है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसका वैल्यू कम से कम आपका जो बाइंडिंग एनर्जी उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान ना, यहाँ पे बहुत सारा बाइंडिंग एनर्जी है, तो सबसे इजीली कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो सबसे इजी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से, तो वहाँ जो फाई नीचे लिखा हुआ है क्योंकि बाकी फाई से बड़ा है ना, तो अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर ऑकर करवाना है तो मेरे लिए सबसे आसान कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, सबसे आसान होगा कहाँ से, बाहर वाले से। तो यहाँ जो फाई नीचे लिखा हुआ है वो बाहर वाले के लिए है, यानी यहाँ जो फाई हम मेंशन किए हैं आउटर मोस्ट के लिए है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट का बाइंडिंग एनर्जी से आपका जो एनर्जी फोटोन ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो क्या आउटर मोस्ट सेल के बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फोटोन का एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के फाई से कम होगा देन नो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटोन। यानी इसका मतलब है कि बाहर वाले सेल जो का जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे कम एनर्जी का फोटोन, जैसे एक केस था, इन सब में कितना ही फोटोन आप ले लोगे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर नहीं करेगा। तो ये बोला हुआ है कि जो फाई है अगर फोटोन का एनर्जी फाई से बड़ा होगा तो इफेक्ट ऑकर करेगा और कम हो तो ऑकर नहीं करेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन का नंबर कितना ही बढ़ा दो अगर फोटोन का एनर्जी फाई से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। ये ध्यान देना। आपको पता होगा कि फाई भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो हम अगर एज्यूम कर रहे हैं तो बोला क्या गया है कि कॉलिजन ऑफ वन फोटोन विथ सफिशिएंट एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 5 इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ही फोटोन सफिशिएंट है, एक सिंगल फोटोन जो होता है वो सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बशर्ते उसका जो एनर्जी है फाई से बड़ा होना चाहिए। एनर्जी क्या होगा, फाई से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी जो होगा फाई से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं फाई का, ठीक है। तो फाई भी एक एनर्जी का फॉर्म है जी। तो अगर फोटोन का एनर्जी जो होता है अगर फाई के बराबर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू। तो इसको बोला गया है, ध्यान देना, फाई को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो आउटर मोस्ट जो सेल का एनर्जी होता है उसको बोला गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है ना, इसको न्यू नोड बोल रहे हैं हम, इसको बोला गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे लेमडा नॉट, तो यहाँ जो लेमडा यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी जो आपका फाई यानी वर्क फंक्शन के बराबर जो फोटोन का एनर्जी होता है उसको हम एच न्यू नोट लिख सकते हैं, यानी उसके बराबर जो जो आपका इक्वेशन होगा उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वहाँ से जो लेमडा निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है।
यानी आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क फंक्शन को फाई बोला गया है। वर्क फंक्शन यानी आउटर मोस्ट सेल को फाई बोला गया है, और ये फाई के बराबर जो एनर्जी होगा फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर फाई के बराबर हो तो उसको हम लिख सकते हैं एच न्यू नोट, या बोल सकते हैं एस सी बाई लेमडा नोट। यहाँ पे न्यू नोट और लेमडा नोट जो है वो बेसिकली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये बातों को पता होना चाहिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि देखो जो वर्क फंक्शन है इक्वलेंट होता है न्यू नोट होता है, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करवाना है तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा वो न्यू नोट से बड़ा होना चाहिए। यानी इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होगा, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करेगा, नहीं तो ऑकर नहीं करेगा। और लेमडा में रिलेशन देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, इसका लेमडा नीचे होगा, लेमडा नॉट होगा, यहाँ पे लेमडा मान लेते हैं, तो लेमडा मस्ट बी स्मॉलर देन लेमडा नॉट फॉर द सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ऑकर। तो ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आपको यहाँ तो समझ आ चुका है। अब ध्यान ना, अगर आपका कॉलिजन से अगर फोटोन निकलने वाला है, जिसका मतलब क्या होगा, आपका फोटोन पहली बात बताया गया कि सिंगल फोटोन यानी कॉलिजन ऑफ वन फोटोन विथ सफिशिएंट एनर्जी, इसका मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू 5, मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 5 होना चाहिए, इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। ठीक है, अब ध्यान ना, अगर मान लेते हैं कि फोटोन की एनर्जी 5 से बड़ा होता तो क्या होगा, देन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हम ट्रांसफर करने वाले हैं, देन एक्सेस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपका 5 था 10 और अब दे दी हो 15, अब दे दी हो 15, एनर्जी फोटोन 15 है, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा कितना हो गया, 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 जो एक्स्ट्रा है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कहीं साउंड होगा, लाइट होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन्स होता है, इन फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि अदर फॉर्म ऑफ कन्वर्जन टेक्स प्लेस नहीं कर रहा है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर कन्वर्जन टेक्स प्लेस नहीं कर रहा है, तो बस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जहाँ पे जो बचा हुआ एनर्जी है कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मान लेते हैं कि 5 का 5 एनर्जी अगर चला जाए काइनेटिक एनर्जी में, तो जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी अगर हम एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा कन्वर्जन हो गया काइनेटिक में, तो जो काइनेटिक वैल्यू का जो वैल्यू होगा इस सारे इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा, क्योंकि बाकी जगह में क्या होगा, साउंड होगा, लाइट होगा, हीट होगा, बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, तो बचा हुआ एनर्जी है बाकी सब फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जहाँ पे आपका एनर्जी जो होगा बस काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो जो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसे निकालेंगे, तो फोटोन -5 ये होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू, लगभग के मैक्स का ये वैल्यू होगा। ठीक है, बताओ ना, ड्यूरिंग कॉलेजिंग का बात करते हैं। तो ड्यूरिंग कॉलेजिंग क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि जो फाई है, ठीक है, तो हम केस ले रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि आपका फाई है, वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना कि अगर मान लेते हैं कि अगर फोटोन का एनर्जी अगर फाई से छोटा होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, केस सेकंड ले रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम फोटोन से अटैक करवा रहे हैं और जो फोटोन का वैल्यू है वो फाई से बड़ा है, फाई से बड़ा है, ठीक है, फाई से बड़ा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा, आपके काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं। तो ये यहाँ समझाया गया है कि ड्यूरिंग कॉलिजन जो होता है, ठीक है, अगर मेरा मेरा जो फोटोन का एनर्जी है वो फाई से बड़ा होगा, तो कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मैक्स वो की मैक्स को अचीव कर सकता है। के मैक्स का वैल्यू क्या होगा, ई पी -5, क्या होगा, ई पी -5। ये तब होगा जब हम बाकी सारे लॉस को इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ध्यान देना, अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे तो किसी भी जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 0 से बड़ा होगा और के मैक्स से छोटा होगा। तो के मैक्स का जो वैल्यू है
इसको सारा इलेक्ट्रॉन एक्वायर नहीं करेगा, वही इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा जहाँ पे बाकी लॉसेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो के मैक्स कुछ इलेक्ट्रॉन होगा जो एक्वायर करेगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो भी हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उसका जो एनर्जी है वो के मैक्स से छोटा और बराबर होगा और जीरो से ग्रेटर इक्वल टू होगा। कब होगा? जब फोटोन का जो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना। आपको पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है जी, एच न्यू होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर 5 से के बराबर है तो उस केस में बोल सकते हैं एच न्यू नॉट इक्वल टू 5। इस 5 को बोला गया है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या बोला गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला गया है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या बोला गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, यह ध्यान देना। तो आपको समझ में आ गया कि अगर जो वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जो लाइट का एनर्जी होगा उसके फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑकर होना है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑकर होना है तो क्या होना चाहिए? चलो, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होना चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। इसका मतलब 5 का वैल्यू को हम बोल सकते हैं एच न्यू नॉट, ये हम बोल सकते हैं। इसको पुट कर दे, तो पुट करते हैं तो क्या होगा, फोटोन का एनर्जी क्या होगा, एच न्यू हो गया, और इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट होगा। यहाँ पे एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। इसका मतलब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करना है तो आपका जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक बेसिक चीज। अब हम लोग सीखते हैं जो हमारा टेबल था ना, उस टेबल को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आप लोग फोकस करोगे तो पहला जो टेबल हम लोग स्टडी किए थे उसमें क्या था जी, इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट टेबल ध्यान देना, फर्स्ट टेबल का इन्फॉर्मेशन मैं आपको सामने लिख रहा हूँ कि अगर अगर मेरा फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाते चले गए तो एक पॉइंट के बाद करंट का वैल्यू आना चालू हुआ था, यानी न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 न्यू 4 के बाद मेरा करंट का वैल्यू आना स्टार्ट हुआ था। ऐसा क्यों था? दूसरा लॉजिक समझोगे आप। तो होता क्या था कि जब आप फ्रिक्वेंसी को डाल रहे हो इस एटम के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन उसका अपना एक 5 होगा, उसका अपना 5 होगा। ठीक है, अगर 5 होगा तो उस 5 के लिए एक एनर्जी होगा, एच न्यू नॉट होगा। ठीक है, तो ध्यान ना, अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन का वैल्यू 5 से छोटा होगा यानी इसका जो फ्रिक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से छोटा होगा, उस केस में क्या होगा, फोटोन का नंबर कितना भी लोगे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। आप फोटोन का नंबर बढ़ा दो, बट एनर्जी ऑफ फोटोन जो है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू अगर 5 से छोटा होगा यानी फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है वो न्यूनॉट से छोटा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये तो हम सीखे हैं। यानी इन सारे केसेस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर नहीं करेगा। क्वेश्चन में तो ये बोला गया है कि अगर हम मेरा फ्रिक्वेंसी का वैल्यू इससे छोटा होगा तो कितना भी हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी मतलब कितना भी नंबर बढ़ा दें, आपका जो फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये समझ लें, तो ये एक्सप्लेन करता है आपके टेबल नंबर 1 एंड 2 को। जो टेबल नंबर 1 था उसमें क्या था ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए फोटो करंट का वैल्यू जीरो दिख रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका हो जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू 4 हो जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके पहले फ्रीक्वेंसी जो होगा उसमें जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 5 से छोटा होगा, यानी आपको वर्क फंक्शन से छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जो आपको फोटोन का एनर्जी क्या होगा वो बड़ा हो जाएगा 5 से। तो बड़ा हो जाएगा 5 से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा,
वो श्योर इवेंट होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पक्का निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, जो सेकंड टेबल बोला गया कि मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, न्यू 4 से छोटा होगा, यानी यानी इसको ये क्या होगा, ये हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे छोटा फ्रीक्वेंसी का लाइट आप डालोगे तो नंबर कितना ही बढ़ा दो, नंबर कितना ही बढ़ा दो, आपका एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, सेम रहेगा। उसमें कोई चेंज तो है नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसमें अगर चेंज नहीं होगा तो अल्टीमेटली एक ही फोटोन जो होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का, तो उसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन के एक ही फोटोन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर फोटोन का एनर्जी क्या होगा, चूंकि फ्रिक्वेंसी कम है इससे, तो फोटोन का जो एनर्जी होगा वो 5 से छोटा होगा। तो 5 से छोटा होगा तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया? इसलिए करंट का वैल्यू क्या है, 0 दिख रहा है आपको। तो ये हो गया आपका पहला दोनों टेबल एक्सप्लेन कर दिया मैं। अच्छा ना, अगला ध्यान देना। अगर मान लेते हैं केस 2 में कि अगर एनर्जी फोटोन का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाए, यानी फ्रिक्वेंसी का जो इंसिडेंट वैल्यू है वो म्यू नोट से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, ध्यान ना। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना एक फाई है, तो आपको जो पता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल से बड़ा है। इसका मतलब सारे फोटोन के पास इनफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यानी हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकालने में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, और आपको पता है कि आप जो फोटोन भेज रहे हो उसमें एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आपका हर फोटोन पार्टिकल कैपेबल है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आपका हर फोटोन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या है, कैपेबल है। तो इससे क्या होगा, जो ईच कॉलिजन, तो ईच कॉलिजन ऑफ फोटोन इज कैपेबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी हर फोटोन के पास इनफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करने वाला है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर पॉइंट ये है कि अगर इस केस में, यानी अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन को बढ़ाएंगे, 5 से बड़ा करें तो आपको फोटोल्टर निकलेगा। अब ध्यान रखना, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है। अगर मान लेते हैं कि पहले एक फोटोन था तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अगर हम जितना फोटोन बढ़ाएंगे तो हर फोटोन के पास इनफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हर फोटोन इज कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए क्या है, हर फोटोन क्या है, कैपेबल है। तो जितना हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, फोटोन का नंबर उतना ही क्या होगा, फोटोन का नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जितना हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही फोटोन का नंबर इंक्रीज करेगा, और जितना फोटोन का नंबर इंक्रीज करेगा तो हर हर फोटोन के पास इनफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोटोन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका करंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, आपका करंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। बट ध्यान देना, कब तक, जब तक अगर मान लेते हैं तेरे पास पांच पांच इलेक्ट्रॉन था, तो अल्टीमेटली तुम इंटेंसिटी बढ़ाते गया तो पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है, ये पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। तो जब छठा फोटोन आएगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सातवां फोटोन आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो जैसे अब तुम फोटोन बढ़ा रहे हो तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है, तो अब क्या होगा, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जैसे जैसे क्या होता है, पर इलेक्ट्रॉन निकलते चला जाएगा, आपका जो सिस्टम है करंट का एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगा, क्योंकि चार्ज खत्म हो गया ना। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक ऑल आर इजेक्टेड आफ्टर दैट इंटेंसिटी का इंक्रीज करना है। यानी उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब आपका सिस्टम एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर ले रहा है। इसका मतलब जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपका जो आईपी है उसको बोलेंगे आई सैचुरेशन, यानी आपका जो फोटो करंट है एक सैचुरेशन करंट को क्या करेगा, अचीव कर लेगा, क्या करेगा, अचीव कर लेगा। ठीक है, तो यही चीज आपको दिया होता है यहाँ पे टेबल नंबर 3 में। टेबल नंबर 3 ध्यान रखना कि अगर मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू म्यू 4 से बड़ा है और हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आपका फोटो करंट का वैल्यू बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और एक पॉइंट के बाद क्या होगा, उसका वैल्यू क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था। उसका वैल्यू क्या हो गया था, उसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया था, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट।
ठीक है। तो अगर हम अगला केस का बात करें, केस थर्ड में, कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो न्यू वन से बड़ा होगा और न्यू नोट से भी बड़ा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों बढ़ाने पे क्या होता है, आपका फोटो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, आपका सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी पहले न्यू वन था, हम न्यू टू कर दिए, न्यू से बड़ा कर दिए, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ध्यान ना, मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं ना, कि पहले जो फोटोन का एनर्जी था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे एक सिस्टम मानते हैं, सिस्टम में आउटर मोस्ट का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 10 है, और इनर मोस्ट का 20 है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाला क्या है, 20 है। तो अगर मान लेते हैं कि हम एनर्जी को देखते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 15 वोल्ट का एनर्जी आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा। ठीक है। तो जब आउटर का, तो अगर मेरा फोटोन सारा खत्म हो जाएगा तो अंदर का इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, तो बस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल कर छोड़ देगा, निकाल के बस छोड़ देगा। ठीक है। लेकिन अगर हम फोटोन का एनर्जी को बढ़ा दे और बोल दे कि मेरा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो निकालेगा, साथ में जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है उसको भी बाहर निकाल देगा, जो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसके लिए चाहिए था उसको भी निकाल देगा। तो आपको मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ कि अगर अगर मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी था, तो उस केस में बस आउटर निकलेगा, और आउटर निकलने के बाद क्या होता है, करंट सेचुरेशन अचीव कर लेगा, करंट का सेचुरेशन वैल्यू अचीव कर लेगा। ठीक है। और अगर हम ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, जो मेरा फोटोन है वो अंदर वाले जो स्ट्रांगली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उसको भी निकालने में कैपेबल होगा, तो अगर इसको निकाल लेगा तो क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर लेगा। ठीक है। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी उस केस में सेचुरेशन वैल्यू जो है इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि जो अंदर का इलेक्ट्रॉन जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो अब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर चुका है। तो अब क्या होगा, आपके फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यानी इस केस में जो सेचुरेशन वैल्यू है वो कुछ अलग आ जाएगा। यानी सेकंड केस का सेचुरेशन जो होता है वो फर्स्ट केस का सेचुरेशन वैल्यू से क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है।